दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर पाकिस्तान में जय श्री राम गूंजे, अफगानिस्तान में पतंजलि की दुकान खुले और ढाका में गणेश चतुर्थी मनाई जाए? नहीं सोचा? तो चलिए अब सोचिए, क्योंकि ये कहानी है अखंड भारत बनने की, जैसे पहले कभी नहीं सुनी। और इसकी हर एक अनोखी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल था 2019। चुनाव के नतीजे आए और फिर वही हुआ जो पिछले कई वर्षों से होता आ रहा था। बीजेपी फिर से बहुमत से सत्ता में आई। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार विपक्ष का आत्मविश्वास नहीं, आत्मा ही घुल चुकी थी। प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया, अब की बार कोई विपक्ष नहीं यार। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने उम्र भर संविधान बचाओ का झंडा उठाया था, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवा कुर्ता पहनकर प्रकट हुए। माइक पर बोले, मैंने बहुत सोचा, संविधान तो वैसे भी पीडीएफ में सुरक्षित है, तो क्यों न राजनीतिक पीटीएम बीजेपी में ही कर लें। अरविंद केजरीवाल, जो कभी झाड़ू से भ्रष्टाचार को हटाने निकले थे, अब भगवा गमछा ओढ़े संसद में खड़े थे। उन्होंने कहा, हमने बिजली पानी मुफ्त किया था, अब मोक्ष भी मुफ्त मिलेगा, जय श्री राम। ममता बनर्जी, जो कभी खेला होबे की रानी थीं, अब कृष्णा होबे बोल रही थीं। संसद में भजन मंडली शुरू की और जय श्री राम की महाआरती की अगुवाई करने लगी। सुप्रिया सुले, जो कभी राइट टू फूड बिल में व्यस्त थीं, अब राइट टू प्रसाद वितरण संभाल रही थीं। अखिलेश यादव ने एसपी का लाल झंडा फेंका और कहा, अब सिर्फ केसरिया है मेरा स्टाइल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आध्यात्मिक मोड़ ले लिया था। दोनों ने संसद भवन में ध्यान साधना शुरू कर दी। राहुल बोले, मैंने बहुत यात्राएं की, अंत में यही समझ आया, भगवा पहन लो, कम से कम चैन की नींद तो आएगी। जब देश भर के नेता एक एक कर केसरिया हो गए, दक्षिण का एक शेर एमके स्टॉलिन अभी भी अपने किले डीएमके को संभाले बैठा था, मगर दिल्ली से भगवा लहर इतनी तेज चली कि चेन्नई की मरीना बीच तक पहुंच गई। एक दिन अचानक प्रेस को बुलाया गया। सामने आए स्टालिन, सफेद कुर्ते की जगह अब गेरुआ अंगवस्त्र में। पत्रकार हक्के बक्के, सर ये क्या हुआ? स्टालिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं एमके नहीं, महादेव कृपा स्टालिन हूं। उन्होंने डीएमके का नया मतलब बताया, डिवाइन मोदी क्रांति। अब संसद में हर प्रश्नकाल की शुरुआत आरती से होती, बहस के समय शंखनाद होता, हर बिल पर स्वीकृति के बाद हर हर महादेव के नारे लगते। विपक्ष नाम की कोई संस्था अब भूतपूर्व मूल्यांकन समिति में बदल गई थी। भारत आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र और अंततः संविधान में संशोधन हुआ और भारत को श्रीमद् भारत, एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया। नए राष्ट्रगान में वीणा की ध्वनि थी और राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग थोड़ा और गाढ़ा कर दिया गया। सभी नेताओं ने बीजेपी सेवा संकल्प नाम की शपथ ली। हम संकल्प लेते हैं कि कोई भी मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब अब एक ही दल में हैं। देश में शांति थी, विवाद खत्म, विरोध खत्म, संसद में सर्वसम्मति थी, क्योंकि अब केवल एक ही पार्टी थी और इस राजनीतिक महागाथा पर लिखी किताब का नाम था, अगर तुम बीजेपी में नहीं हो तो हो ही नहीं। भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बन चुका है। संसद भगवा रंग में रंगी है, नेता अब भजन गा रहे हैं, बहसें अब गीता पारायण और वेद सम्मेलन तक सीमित हैं। दिल्ली में संसद की छत पर केसरिया ध्वज लहरा रहा है। राष्ट्रगान के बाद अब ओम जय जगदीश गूंजता है। आरएसएस मुख्यालय में आनंद का माहौल। पर अधूरा सपना नागपुर, आरएसएस का गढ़। यहां सबने टीवी पर देखकर तालियां बजाईं। मोहन भागवत जी ने कहा, हमारा वर्षों का सपना पूरा हुआ, भारत अब हिंदू राष्ट्र है। लेकिन फिर भी उस सभा में एक गहरी चुप्पी छा गई। एक स्वयंसेवक ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे सर? सब तो हो गया। भागवत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं, एक सपना बाकी है, अखंड भारत। भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने एक नई सोच के साथ पड़ोसी देशों से संवाद शुरू किया। वे अब पुराने विवादों को भुलाकर साझा विरासत और भविष्य की बात कर रहे थे।
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान के युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू हुए। दिल्ली के एक स्कूल में लाहौर, ढाका और काठमांडू के बच्चे साथ पढ़ने लगे। वे एक दूसरे की कहानियां सुनते, त्योहार मनाते और दोस्ती की नई मिसाल कायम करते। धीरे धीरे इन मुलाकातों का असर सरकारों तक पहुंचा। व्यापारिक समझौते हुए, सीमाओं पर टैक्स कम हुए और रेल बस सेवाएं शुरू हो गईं। अब दिल्ली से कराची, कोलकाता से ढाका और काठमांडू से पटना तक लोग बिना रोक-टोक यात्रा करने लगे। व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान थी और छात्रों के सपनों को नई उड़ान मिली। 2032 में सभी देशों के नेता वाराणसी में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में जुटे। यहां तय हुआ कि हर देश अपनी स्वतंत्रता और संविधान बनाए रखेगा, लेकिन एक अखंड भारत परिषद बनेगी जो शिक्षा, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे साझा मुद्दों पर मिलकर काम करेगी। अब हर साल परिषद की अध्यक्षता किसी नए देश को मिलती। पासपोर्ट और वीजा की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब पूरे उपमहाद्वीप में साझा इतिहास, कला और त्योहारों का उत्सव मनाया जाने लगा। श्रीलंका का बच्चा रामायण पर नाटक कर रहा था और अफगानिस्तान का युवक अपनी लोक कथा सुना रहा था। टीवी और इंटरनेट पर अब हर देश की फिल्में, संगीत और कहानियां देखी सुनी जाती थीं। 2035 में अखंड भारत परिषद ने ऐलान किया, अब हम सब एक हैं। सीमाएं सिर्फ नक्शों में हैं, दिलों में नहीं। हर देश की अपनी पहचान है, लेकिन सब मिलकर एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सब मिलकर इस बदलाव का जश्न मना रहे थे। ये बदलाव संवाद, सहयोग और विश्वास की प्रक्रिया से ही संभव हुआ। अगर आपको ऐसे फ्यूचरिस्टिक राजनीतिक फैंटेसी पसंद हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप सुझाव या आलोचना के रूप में कमेंट करेंगे, तो हमें अपनी कंटेंट्स को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।